हेलो एवरीवन। वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हमें बात करनी है रिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। लेकिन रिवर्सिबल पल्पाइटिस से पहले एक मैं छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ, पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था मैं। इलेक्ट्रिकल इंजरीज। इलेक्ट्रिकल इंजरीज क्या थी? एक तरह से फिजिकल इंजरीज थी। फिजिकल इंजरीज हमने बात की थी ना, मैकेनिकल इंजरीज और फिर वो क्रैक टूथ सिंड्रोम, थिएट्रोजेनिक और ये सब। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजरीज भी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजरीज कब होती है? जैसे मान लो हमने मेटेलिक फिलिंग कर दी। मेटेलिक फिलिंग कर दी, कोई भी एक या मतलब एक से ज़्यादा दांत में हमने मेटेलिक फिलिंग कर दी, तो क्या होगा? वहाँ पे एक मेटल ही हो गया, एक मेटल ही हो गया, और बीच में क्या होता है प्रेजेंट? सलाइवा। ठीक है, तो ये क्या होगा? सलाइवा जो है एक तरह से वहाँ पे सर्किट बन जाएगा, एक मेटल से दूसरे मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। अगर मान लो एक फिलिंग अमेलगम है, एक फिलिंग गोल्ड है हमारी। ठीक है, तो क्या होगा? और बीच में सलाइवा प्रेजेंट है, तो क्या होगा? अमेलगम से लेकर जो गोल्ड में है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करने लगेंगे आपस में। ठीक है, तो एक तरह सर्किट बन जाएगा, और सलाइवा जो है वो एक तरह से मीडिएटर का काम करेगा। ठीक है, जो कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मीडिएट करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? एक तरह सर्किट बन जाएगा, तो उसके से इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा पास करना। और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंजरीज हो सकती है पल्प के अंदर। तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजरीज के बारे में। अब जो मेनली हमें इस लेक्चर में बात करनी है, वो बात करनी है रिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायग्नोसिस के लिए भी, मतलब पता ही होना चाहिए यार रिवर्सिबल पल्पाइटिस तो मेनली क्या होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, डायग्नोसिस बनाने में भी काम आता है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस के साथ में इसका क्या मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो भी पता होना चाहिए, और एग्जाम में तो आता ही आता है ये शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? एक माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है ये। माइल्ड टू, जो ग्रॉसमैन की डेफिनेशन है ना, वही मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके। तो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ठीक है, पल्प की माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। और अगर मान लो इसमें क्या होगा? अगर हमारा जो नोक्शियस स्टिमुलाई है, यानी कि जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो नोक्शियस स्टिमुलाई को अगर हम हटा दें, अगर उसको रिमूव कर दें, तो पल्प क्या होगा? वापस अपनी अनइन्फ्लेम्ड स्टेट में आ जाएगा। यानी कि इन्फ्लेमेशन एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है? ग्रॉसोनिस की क्या डेफिनेशन दी हुई है? रिवर्सिबल पल्पाइटिस इज अ माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पल्प caused by noxious stimuli in which the pulp is capable of returning to the uninflamed state following removal of the stimuli। यानी कि क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पल्प again in the presence of noxious stimuli, and the pulp has a tendency to return to its uninflamed state following removal of the stimuli। यानी कि जैसे ही हम noxious stimuli को हटा देंगे, तो पल्प जो अपनी नॉन इन्फ्लेम्ड स्टेट में वापस आ जाएगा। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप पहला तो होगा एक्यूट, और दूसरा होगा क्रोनिक। तो एक्यूट, एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होगा? एक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि कुछ दिन या घंटे के लिए, डेज या आवर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जैसे हम नॉक्सियस स्टिमुलाई हटाएंगे, वैसे पेन खत्म हो जाएगा। तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस का मेन जो की पॉइंट है ना, उसमें यही याद रखना कि नॉक्सियस स्टिमुलाई जैसे ही हटाएंगे, वैसे ही पेन खत्म हो जाएगा। और क्रोनिक का क्या मतलब है? ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि हो सकता है कुछ महीनों तक भी चले। लेकिन इसमें भी क्या होगा? इसमें भी जैसे ही हम स्टिमुलाई हटाएंगे, तो उसके से दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज में सबसे पहला तो है ट्रॉमा। ठीक है, मान लो कोई भी ब्लो, मतलब एक तरह से मुक्का वगैरह पड़ा है या कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा की वजह से एक तरह से पल्प में डैमेज हो सकता है। ट्रॉमा एक तरह से स्टिमुलाई की तरह बिहेव कर सकता है। अब ये ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से भी होता है, या फिर डिस्टर्ब ओक्लूजन की वजह से भी होता है, ब्रक्सिज्म वगैरह जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके अलावा थर्मल शॉक। ठीक है, थर्मल शॉक क्या है? डल बर से अगर मान लो हम कैविटी बनाएंगे, या फिर ओवरहीट पॉलिशिंग, जो थर्मल की मैंने आपको आपके सामने बात करी थी ना, वो सब कि ड्राई कटिंग वगैरह हो गया, या फिर जो सीमेंट वगैरह है वो भी अगर सेट होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से नहीं होनी चाहिए, या पॉलिशिंग के टाइम जो हीट जनरेट होती है वो सब भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब थर्मल शॉक जो है वो भी एक तरह से स्टिमुलाई की तरह बिहेव कर सकता है। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन। अगर मान लो कैविटी या नेक ऑफ द टूथ एरिया में काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है या रिवर्सल कार्बाइटिस हो सकता है। फिर रेस्टोरेशन प्रॉब्लम। ये रेस्टोरेशन प्रॉब्लम अगर मान लो कोई हो गई भाई, कि सेटिंग वगैरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये सब मार्जिनल लीकेज वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद स्वीट या सोर फूड से भी हो सकता है, और या फिर सर्कुलेटरी चेंजेस। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या मेंस्ट्रुएशन वगैरह के टाइम जो भी सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से पल्प में क्या होता है? हाइपरीमिया हो जाता है। हाइपरीमिया होगा तो क्या होगा? मतलब एक तरह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है, यानी कि रिवर्सल पल्पाइटिस हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कोल्ड एयर या पानी से माइल्ड सेंसिटिविटी हो सकती है आफ्टर फीलिंग। ठीक है, तो ये भी अगर ये हो रहा है, तो ये भी रिवर्सल पल्पाइटिस का साइन हो सकता है, यानी कि कोल्ड एयर
या वाटर से माइल्ड सेंसिटिविटी आफ्टर फिलिंग। तो ये क्या साइन, रिवर्सिबल पल्पाइटिस का। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम में पहला क्या है, पेन होगा, जो कि होगा शॉर्ट और शार्प, यानी कि एकदम से और थोड़े से टाइम के लिए होगा। फिर उसके बाद स्टिमुलस के साथ होता है हमेशा, ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्टिमुलस। और स्टिमुलस जैसे रिमूव करेंगे पेन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कोई भी स्पॉन्टेनियस पेन नहीं होगा, यानी कि मान लो स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है उसके बावजूद पेन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा किसी भी केस में। नो स्पॉन्टेनियस पेन। ठीक है। और कोल्ड से ज़्यादा इसमें हॉट चीज़ों से ज़्यादा, मतलब कोल्ड से ज़्यादा पेन होता है जनरली, और हॉट हॉट चीज़ों से कम पेन होता है। कोल्ड मेजर रीजन फॉर पेन, यानी कि ज़्यादातर पेन कोल्ड चीज़ों से होगा। ठीक है। और इरिवर्सिबल प्रोपाइटिस में डीडी इसका ध्यान रखना, इरिवर्सिबल प्रोपाइटिस में हॉट चीज़ों से ज़्यादा पेन होता है। ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस होता है पेशेंट के सिम्टम्स और टेस्ट के हिसाब से। ठीक है। तो पहला मान लो कोल्ड, स्वीट और सॉर यानी खट्टी चीज़ों से शॉर्ट पेन होगा। ठीक है। और पेन होगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है। तो अब तक तो याद हो गई होंगी आपको। और फिर रेडियोग्राफ जो है इसमें हमें कोई डिफेक्ट नहीं दिखेगा, रेडियोग्राफ जो होगा वो नॉर्मल होगा। और कोई हमें टेंडरनेस और परकशन भी नहीं दिखेगी, ना कोई मोबिलिटी। और पैल्पेशन पे भी मतलब टेंडरनेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी पैल्पेशन और परकशन पे, और मोबिलिटी भी एब्सेंट होगी। ठीक है। थर्मल टेस्ट जो होता है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो अपने उसमें कोल्ड टेस्ट करेंगे उससे हमें क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन द डायग्नोसिस। और इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है वो भी अफेक्टेड टूथ पे क्या होगा, कम करंट हम यूज़ करेंगे मान लो, कम करंट पे भी काफ़ी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाई रिस्पॉन्स, यानी कि थोड़ा सा करंट हम डालेंगे तो उसमें भी काफ़ी रिस्पॉन्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कम करंट पे पेशेंट एक तरह से रिस्पॉन्स दिखा रहा जाता है। फिर इसके हिस्टोपैथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्टोपैथ में क्या होगा, वही माइल्ड इन्फ्लेमेशन होगी, एक पल्पाइटिस पल्प का इन्फ्लेमेशन, तो माइल्ड इन्फ्लेमेशन इन डंडिनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है। ब्लड वेसल क्या होंगे, डायलेटेड होंगी, होते ही हैं इन्फ्लेमेशन में। ठीक है। इडीमा प्रेजेंट होगा, कॉमन फीचर्स हैं वही प्रेजेंट होंगे, इन्फ्लेमेशन के जो कॉमन फीचर्स हैं। और डोंटोब्लास्ट की जो लेयर होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इडीमा हो रहा है मतलब अगर पल्प जो है उसमें स्वेलिंग हो रही है, तो डोंटोब्लास्ट जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे पल्प के, वो भी एक तरह से उनका जो अलाइनमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। रिपीटेटिव डेंटिन फॉर्मेशन में देखने को मिल सकता है। ये तो पल्प की टेंडेंसी होती है कि रिपीटेटिव डेंटिन फॉर्मेशन या टर्शरी डेंटिन जिसको हम बोलते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। अब क्या होगा, अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। ठीक है। तो अगर मान लो केरीज हो रही है, ठीक है, तो केरीज को जल्दी से डिटेक्ट करो और उसको ट्रीट करो। ठीक है। अगर मान लो टूथ प्रेप और पॉलिशिंग हम कर रहे हैं तो हमें थर्मल जो इफेक्ट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि टूथ प्रेप के टाइम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है हमें। सीमेंट बेस या वार्निश हमें यूज़ करनी है, सीमेंट बेस या वार्निश हमें यूज़ करना है अगर रिमेनिंग डेंटिस थिकनेस कम है। यूज्ड व्हेन आरडीडी इज लेस। ठीक है। और गम रिसेशन एरिया मान लो कहीं पर गम रिसेशन हो रहा है, तो उस केस में हमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट लगाना है उस एरिया में। गम रिसेशन में क्या मतलब है कि जो जाइव है वो सीजे के लेवल से नीचे आ गया, तो ज़्यादा टूथ का एरिया जो है एक्सपोज हो गया। अब एक्सपोज हो गया तो वहाँ पे सेंसिटिविटी हो सकती है, तो सेंसिटिविटी को हम प्रिवेंट करने के क्या करेंगे, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट लगाएंगे। अगर मान लो ये तो था रिवर्सल पल्पाइटिस तब तक नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लो रिवर्सल पल्पाइटिस हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो नॉक्शियस स्टिमुलाई को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है जैसे मैंने ऊपर बात की थी। ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद पल्प क्या होता है, अपने आप जनरली हील हो जाता है इसमें नॉक्सियस स्टिमुलाई के हटाते ही, तभी तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। अगर पल्प नहीं हो रहा हील तो फिर क्या होगा, तो फिर वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो जब सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, सिम्टम्स फिनिश्ड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से वाइटैलिटी टेस्ट करेंगे पल्प का। तो वाइटैलिटी टेस्ट से हमें पता लग जाएगा कि पल्प जो है उसमें कोई नेक्रोसिस तो नहीं हुआ है। अगर मान लो पेन कंटिन्यू कर रहा है तो फिर वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ कि पल्प अपने आप हील नहीं हो रहा है नोक्सियस स्टिमुलाई हटाने के बाद भी। और रिवर्सिबल पल्पाइटिस का हमने मेन डेफिनेशन ये देखी थी कि जैसे हम नोक्सियस स्टिमुलाई हटाएंगे वैसे ही पल्प का जो इन्फ्लेमेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा फिर भी पेन हो रहा है तो मतलब कि वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। और अगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पल्प को एक्सटिपेट करना पड़ेगा, यानी कि पल्प को निकालना पड़ेगा, आरसीटी करनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात कर लेते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस की। तो प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है अगर कॉज अर्ली हटा दिया जाए, अगर नोक्सियस स्टिमुलाई को जल्दी से हटा दिया जाए। नोक्सियस स्टिमुलाई इफ रिमूव इन टाइम तो प्रोग्नोसिस गुड है, मतलब एक्सीलेंट ही है। लेकिन अगर मान लो डिले हो रहा है तो पल्प क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल बन सकता है। ठीक है। तो ये था रिवर्सिबल पल्पाइटिस के बारे में।